Good morning, student. Today we are going to start the first chapter of the biology. The name of the chapter that is reproduction in organisms. This is the first chapter of biology of the first unit reproduction. फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी की जो है रिप्रोडक्शन की उसमें 4 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं. उसमें फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड है फ्लोरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन, थर्ड एनिमल्स के अंदर है और फोर्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के बारे में. तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कंप्लीट होता है. तो बेसिक इंट्रोडक्शन में अपन सारी चीज़ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन क्या है? यू नो, we see a wide variety of plants and animals and microorganisms everywhere. Can the microorganism do not die? Obviously the answer is that every living organism that is not immortal, वो immortal नहीं है. यदि वो बर्थ हुआ है, यदि उसका जन्म हुआ है तो obviously उसकी डेथ होगी. अब डेथ होगी तो उसके नंबर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. नंबर जब कम हो जाएंगे तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे? मेंटेन करेंगे प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. उस एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगी जिससे अपन उसको क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे. यानी कहने का मीनिंग ये हो गया कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिसको अपन प्रोजेनी कह सकते हैं, वो बनती है. प्रोजेनी बनती है. उसके साथ साथ ये जो रिप्रोडक्शन है वो क्या कर रहा है? मेंटेन द स्पीसीज. उस स्पीसीज को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है. मान लीजिए अपने बात करें, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसकी क्या हुई? बर्थ हुआ. बर्थ के बाद में क्या करेगा? ग्रो करेगा, मेच्योर होगा. मेच्योर होने के बाद में क्या होगा? रिप्रोडक्शन करेगा. रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या बनेगा? प्रोजेनी बनाएगा. ठीक है. और फिर ये क्या हो जाएगी? ओल्ड स्टेज में आएगा, इसकी एजिंग हो जाएगी और लास्ट में क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. यानी बर्थ से लेकर के डेथ तक का टाइम पीरियड इसका कंप्लीट हो गया. लेकिन उससे पहले उसने एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस किया. दैट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन एंड इन दैट रिप्रोडक्शन ही प्रोड्यूस प्रोजेनी. उसने अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर दिया, प्रोजेनी को डेवलप कर दिया. उसके बाद में इसकी डेथ हो गई. मान लीजिए ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती और ये साइकिल के थ्रू इसकी डेथ हो जाती, तो क्या उस स्पीसीज के नंबर अपन को और देखने को मिलते? ऑब्वियसली आंसर इज नॉट. अपन को और ऑर्गेनिजम्स नहीं देखने को मिलते. इसलिए उसने रिप्रोडक्शन किया और प्रोजेनी बना दी. तो रिप्रोडक्शन करने की वजह से एक तो प्रोजेनी बनी और उसकी जो मेंटेन स्पीसीज, उसकी जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है? मेंटेन होती है. बात समझ में आ गई? रिप्रोडक्शन की अपन ने बात करी. अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं. इंपॉर्टेंट फीचर्स में अपन यदि बात करें तो उसका सबसे पहले अपन बात करेंगे लाइफ स्पेन के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे? लाइफ स्पेन के बारे में बात करेंगे. लाइफ स्पेन की यदि अपन बात करें तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, जिसकी भी बर्थ हुआ है ना, उसका अल्टीमेटली क्या होगी? डेथ होगी. अल्टीमेटली क्या होगी? डेथ होगी. सो द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पेन. ये जो बीच का जो टाइम पीरियड है ना, उसको अपन क्या करें? लाइफ स्पेन करें. कहां से कहां तक का? बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको अपन लाइफ स्पेन करें. द लाइफ स्पेन ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, द लाइफ स्पेन ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिफर. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन होता है वो डिफरेंट होता है. अब जरूरी ये भी नहीं है कि वो उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है. नो, द लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज, ऑन द शेप. कैसे? अपन बात करते हैं. आपका क्रो है 15 ईयर्स, आपका पैरट है 150 ईयर्स, आपके मैंगो की बात करते हैं 200 ईयर्स, और आपकी पीपल की यदि अपन बात करें, ये इनका लाइफ स्पेन है. देखिए, द साइज ऑफ द क्रो एंड द पैरट इज नॉट सो डिफरेंट. पैरट और क्रो की जो साइज है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. कितनी है?
साइज के अंदर क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन लाइफ स्पेन के यदि अपन बात करें तो उसका 15 ईयर्स है और उसका 150 ईयर्स है, यानी अपन कह सकते हैं 10 टाइम, 10 गुना ज्यादा है। समझा नहीं बात? मैंगो की बात करें, मैंगो और पीपल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन लाइफ स्पेन में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 200 ईयर्स है, इधर 2500 ईयर्स के लगभग लाइफ स्पेन इसका होता है। तो लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड द शेप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो फिर ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन विच हैबिटाट इस लिव्स, किस हैबिटाट में रह रहे हैं, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो डिफरेंट होता है, राइट? अब अपन कुछ एनिमल्स अपने सामने हैं जिनका लाइफ स्पेन अपन देखेंगे। यहां पे एक टेबल है, टेबल की तरफ फोकस कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट टेबल के अंदर अपन ने लिखा है एलिफेंट। एलिफेंट है, लाइफ साइकिल उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 75 ईयर्स होता है। रोज है, वो 10 ईयर्स में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, लाइफ स्पेन हो जाता है। डॉग है 15 to 16 ईयर्स है। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, यानी 1 और 2 वीक के अंदर बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है। क्रो है 15 ईयर्स है, अभी अपने क्रो और पैरट का कंपैरिजन किया था। बटरफ्लाई है वो 30 डे और 1 मंथ, 30 दिन या 1 मंथ में जो फ्रूट फ्लाई है उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है। टोटोइज 100 to 150 ईयर्स, पीपल 2500 ईयर्स, बनाना 25 ईयर्स, काऊ 26 ईयर्स, पैरट 140 ईयर, क्रोकोडाइल 60 ईयर, हॉर्स 50 ईयर, राइस 3 to 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ हो जाता है। और बनियान ट्री की अपन बात करें 300 to 500 ईयर्स, 300 to 500 ईयर्स बनियान ट्री का लाइफ स्पेन होता है। तो अपन ने देखा कि लाइफ स्पेन इज टोटली डिफरेंट टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है इसके अंदर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी अपन ने कहा एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मॉर्टल। हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो मॉर्टल है। मॉर्टल का मीनिंग ये हुआ जिसका बर्थ हुआ है ऑब्वियसली उसकी क्या होगी, डेथ होगी। बट इट इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अपन बात करते हैं अमोइबा, अमोइबा को इमोर्टल कहते हैं, इमोर्टल ऑर्गेनिज्म। अमोइबा इज कॉल्ड इमोर्टल ऑर्गेनिज्म। व्हाई? अमीबा को अपन इमोर्टल ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं? देखिए, ये एक अमीबा है, इरेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स शेप इसकी नहीं होती है। इसके अंदर जब डिविजन्स होंगे, सेल डिवीजन की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, 2 नए ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, यानी बाइनरी फिशन होगा इसके अंदर, बाइनरी फिशन होगा और 2 नए अमीबा या 2 नए प्रोजेनी, 2 डॉटर सेल्स अपने सामने बन गई। यहां पे अपन ने बात की कि इसके अंदर क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ ना। अब अमीबा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने 11th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी यही पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन में कोई डिफरेंस अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल्स होती है पूरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सो जब सेल का डिवीजन होता है वही अपने आप में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। यहां पे मैंने बात करी कि सेल का डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गई, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि ये जो 2 सेल बनी है ना वो 2 नए अमीबा बने कि नहीं बने, ठीक है। तो 2 नए अमीबा बने तो वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया। सो सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन ही उसके अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन है। अब मैं ये कह सकता हूं कि जनरली यदि अपन देखने की कोशिश करें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, उसकी क्या होती है, मान लीजिए बर्थ हुआ, बर्थ के बाद में वो क्या होगा, मेच्योर होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन के बाद में इधर तो प्रोजेनी बना देगा और इधर उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन जो प्रोजेनी बनेगी ना वो उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या होगी, डिफरेंट होगी और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के केस में ऐसा नहीं होता है, यही उसका पेरेंट्स था और ये स्प्लिट अप होकर के 2 नए अमीबा बना लिए। यानी अपन कह सकते हैं कि पेरेंट का ही इसके अंदर पार्ट है, पेरेंट की डेथ नहीं हुई है, पेरेंट की डेथ नहीं हुई है, पेरेंट का ही एक पार्ट है जो नए 2 अमीबा का फॉर्मेशंस कर लेता है। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि अमीबा क्या है, इमोर्टल है,
मरता नहीं है, उसकी डेथ नहीं होती, उसी की बॉडी पार्ट से दो नए ऑर्गेनिजम्स, दो नए अमीबा बन जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अमीबा इज इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज asexual reproduction, second one sexual reproduction। ये आपका रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन समझ में आ गया क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ देयर ओवन काइंड। अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। क्या कभी आपने देखा है कि एलिफेंट के डॉग पैदा हुआ है, डॉग के एलिफेंट पैदा हुआ है? नहीं ना। ऑब्वियसली आंसर इज नो, नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स में होता है ऐसा? ह्यूमन बींग्स में काऊ, बफेलो, डोंकी, मोंकी ऐसा? नो, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिसिटी इसमें प्रेजेंट होती है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन को अपन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से ही पता चलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट मीन्स two parents are involved। Sexual reproduction में two parents are involved, one is male, another one is female। Clear? Second, gametes are formed by male and female। The gamete produced by the male, that is called male gametes, the gamete produced by the female, that is called female gametes। Clear? After gamete formation there will be fusion of the male and female gamete। That process is called fertilization and a single cell is formed। That single cell is called zygote। उस single cell को अपन zygote कहते हैं, राइट। फिर फर्दर क्या होता है? जाइगोट के अंदर डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस डिविजन्स होता है और उसका डेवलपमेंट होता है और फाइनली उसके अंदर बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, फीटस बन जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है और बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। लेकिन एसेक्सुअल, ए मीन्स नो, नॉट सेक्सुअल, यानी सेक्सुअल के जैसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फिर देखो क्या क्या होगा। ओनली सिंगल पेरेंट इज देयर। सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट मीन्स नो मदर, नो फादर, नो मम्मी, नो पापा, त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव सर्व मम देव दे। तू ही मदर है, तू ही फादर है, तू ही सब कुछ है। वो कौन है? वो तू कौन है? वो पेरेंट्स है। वो आपका पेरेंट्स होगा, फादर भी नहीं होगा, मदर भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, सिंगल। अपन उसको पेरेंट्स के नाम से जानेंगे। तो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड, गेमेट मे बी फॉर्म्ड और नॉट, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जाइगोट्स वगैरह नहीं बनते हैं इसके अंदर। दूसरी चीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर एक ही पेरेंट होता है ना, तो एक ही पेरेंट से जो प्रोजेनी बनती है दैट इज कॉल्ड क्लोन। क्लोन का मीनिंग क्या होता है? क्लोन इज मॉर्फोलॉजिकली, ध्यान से सुनना, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। मॉर्फोलॉजिकल का मीनिंग होता है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, यानी अपन कह सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और जेनेटिकली का मीनिंग यह है जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप। यानी अपन कह सकते हैं कि क्लोन क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से वो कैसा दिखता है, और जेनेटिकली का मतलब उसका जेनेटिक मेकअप, डीएनए, क्रोमोसोम्स की यदि अपन बात करें, वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि क्लोन क्या होते हैं? एग्जैक्टली सेम कॉपीज होती हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, वर्ड यूज कर रहे हैं अपन इसके लिए, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। देखिए, सेम का मीनिंग यह भी हो सकता है कि बाहर से दिखने में सेम हो, लेकिन अंदर से जो जेनेटिक मेकअप यदि डिफरेंट होता है तब अपन उसको क्लोन नहीं कह सकते। क्लोन वही होगा जो बाहर से भी सेम दिखता हो और जो अंदर से, अंदर से का मीनिंग सिमिलर जेनेटिक मेकअप उसका हो, उसका डीएनए,
उसका क्रोमोसोम यदि सेम होता है, जेनेटिक मेकअप सेम होता है, तब अपन उसको कह सकते हैं कि वो क्लोन है। जैसे सिंपल से अपन बात करें कि आपके पास एक पेपर है, मैंने फोटोकॉपी की मशीन में उसको लगाया और प्रिंट निकाल लिया उसका, तो सेम उसकी कॉपी एज इट इज कॉपी निकल के सामने आएगी, उसको अपन क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। वो आपका क्लोन होगा, फोटो कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी होगी उसकी, उसकी पेरेंट कॉपी से कोई भी डिफरेंस नहीं होगा उसके अंदर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि मैं बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गेमीट आता है, फीमेल गेमीट आता है, यानी दो नई जो मेल और पेरेंट आपका जो मेल और फीमेल है उनका फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन होता है ना, तो वो जो प्रोजेनी वहां आएगी वो क्या होगी? वेरिएशंस हो आएंगे उसके अंदर। क्या आएंगे? वेरिएशंस आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हाफ करेक्टर मदर से आएंगे और हाफ करेक्टर फादर से आएंगे। अब इसका बेनिफिट भी होता है, ये वेरिएशंस होते हैं ना, वो किसके अंदर हेल्पफुल होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इवोल्यूशन में हेल्प करता है ना। दैट वेरिएशन इज हेल्पफुल इन इवोल्यूशन, क्रिएटिंग न्यू वेरिएशन, क्रिएटिंग न्यू स्पीसीज दैट इज बेटर suited in the nearby environment। जो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर पाने के लिए एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है, नई स्पीसीज बनती है, इवोल्यूशन के अंदर ये हेल्प करता है, जबकि इसके अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं आते। बात यदि अपन करें कि उस ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो ऑर्गेनिजम्स के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेनिफिशियल्स होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके लिए बेनिफिशियल्स नहीं होता है। रीजन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज वेरिएशन and that variation is helpful for the evolution। evolution के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन यदि अपन बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट की यदि अपन बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनती है, यानी अपन को वही, मान लीजिए अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपने एक मैंगो खाया, आम खाया आपने, ठीक है, हापुस वैरायटी आपने खाई, आप ये चाहते हैं कि मैं हापुस वैरायटी वैसी की वैसी वही क्वालिटी, वही रस वाला मैंगो आपको चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे? उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड्स होता है उससे वही हापुस वैरायटी वाला, वही क्वालिटी वाला मैंगो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर इंक्लूड किया तो क्या होगा? आपका मेल, आपका फीमेल, दोनों में अलग अलग क्वालिटीज मिक्सअप हो जाएंगी और आपके पास जो मैंगो आएगा ना वो मिक्स कैटेगरी का आएगा, मिक्स वैरायटी का आएगा, मिक्स करेक्टर्स का आएगा, वो सेम क्वालिटी आपको देखने को अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो और भी बहुत सारी अपन इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज अपन पढ़ेंगे, वन बाय वन अपन इसको लेते हैं। फर्स्टली अपन बात करेंगे बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन पहले बात कर लेते हैं फिशन की। फिशन क्या है? फिशन मीन्स splitting into टू पार्ट। टू पार्ट को अपन एक बार साइड में कर देते हैं। सिंपली फिशन का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग, यानी टूटना, ब्रेक डाउन होना। अब अपन यदि बाइनरी फिशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो बाइनरी फिशन का मीनिंग हो गया टू पार्ट्स। यदि वो डिवाइड होकर के टू पार्ट्स में स्प्लिट अप हो रहा है देन इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। यदि टू पार्ट से ज्यादा में कन्वर्ट हो रहा है देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। तब अपन उसको क्या नाम देंगे? मल्टीपल फिशन नाम देंगे। क्लियर हो गया? अब अपन बाइनरी फिशन की बात करते हैं। बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है? स्प्लिट अप होकर के और दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एग्जांपल्स की अपन बात करें, बाइनरी फिशन आपके अमीबा, पैरामीशियम एंड योर यूग्लिना। अमीबा इरेगुलर शेप होता है, तो कोई इसके अंदर फिक्स नहीं होता, किसी भी प्लेन में हो सकता है। पैरामीशियम है ट्रांसवर्स, और यूग्लिना है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वे के अंदर बाइनरी फिशंस देखने को मिलता है। क्योंकि इरेगुलर शेप होते हैं तो इसके अंदर भी कहीं से भी हो सकता है। पैरामीशियम की यदि अपन बात करें तो स्लीफरी शेप इसकी सक्सेस होती है, तो उसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफर सेक्शन के थ्रू इधर से होता है ना। उसमें क्या होगा? अलग अलग ऐसे अंदर ग्रूव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये ग्रूव्स धीरे धीरे ये मिल जाएगी और दो अलग अलग हो जाएंगी, स्प्लिट अप हो जाएंगे।
ठीक है। अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होगा इसके अंदर, इसका क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होकर के कॉपी हो जाएगी, हाफ इधर हो जाएगा, दो नए पैरामीशियम बन जाएंगे। और आपका यूग्लिना जो होता है उसके अंदर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर वो डिवाइड होता है और 50-50 हो जाता है, दो नई यूग्लिना का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बाइनरी फिशन जो होता है स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाते हैं। आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के अंदर देखने को मिलते हैं। अमीबा जो होता है इरेगुलर शेप होता है, पैरामीशियम ट्रांसवर्स होता है, यूग्लिना लॉन्गिट्यूडिनल होता है। एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन है ना, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी की बुक से ही बनेंगे, बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। एनसीईआरटी की बुक के जो डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स जो आपने अच्छे से क्लियर करेंगे, नो डाउट नो विल बी बैरियर फॉर यू, आपके लिए कोई भी बैरियर बनने वाला नहीं है। तो अपन बात करते हैं बाइनरी फिशन का हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं मल्टीपल फिशन की। मल्टीपल फिशन अभी अपन ने डिस्कस किया था। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, मल्टीपल यानी दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका प्लाज्मोडियम है। आपने लोअर क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, वही चीज़ इसके अंदर है। प्लाज्मोडियम होता है, उसके अंदर क्या होता है, नंबर्स ऑफ जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होकर के बहुत सारी सेल्स बना लेती है। फिर फाइनली ये क्या करता है, यहाँ से रप्चर करता है। रप्चर करता है तो सारे नियर बाई सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आते हैं और नया ऑर्गेनिजम्स प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। ये प्लाज्मोडियम था, बाइनरी फिशन था। बाइनरी फिशन के बाद सेकेंड पार्ट अपन बात करते हैं बडिंग। देखिए बडिंग के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है। बडिंग इज ए स्मॉल आउटग्रोथ दैट विल ग्रो independently from the parent organism and finally detach from the organism and make a complete organisms। जैसे अपन बात करें, बडिंग आपका हाइड्रा के अंदर भी है, यीस्ट के अंदर भी होता है ना। ये यहां से एक बड बनी, ठीक है, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ये बड बनी। ये बड क्या करेगी, धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक। जैसे ही ये मेच्योर हो जाएगी, यहां से स्प्लिट अप हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वहां से अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और एक नया क्या बन जाएगा, हाइड्रा बन जाएगा। ये जो बडिंग वाला होता है उसको अनइक्वल डिविजन्स भी कहते हैं। इसमें इक्वल डिविजन्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से वो अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिजम्स बना लेता है, हाइड्रा के अंदर होता है। यीस्ट की बात करें तो यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगाई। यीस्ट आपकी क्या है, फंगाई है। मोस्टली जो फंगाई होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे भाई, कहाँ बन रहे हैं वो सारी चीज़ जैसे जैसे आते जाएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। मल्टी सेलुलर फंगाई है, ठीक है। लेकिन आपकी जो यीस्ट है वो एक कैसी है, यूनिसेलुलर फंगाई होती है। अब यीस्ट के अंदर क्या होता है, यीस्ट के अंदर भी यही बड होता है। यहाँ एक स्मॉल बड बनेगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक बड की चेन बनती जाती है, एक बड और बनेगी, एक बड और बनेगी, एक बड और बनेगी। फिर धीरे धीरे इसमें ये सारी की क्या हो जाएगी, डेवलप होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी। और जैसे डेवलप होने के बाद मेच्योर होंगी, सब की सब यहाँ से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से हो जाएंगी और एक नई यीस्ट का फॉर्मेशन कर लेगी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर बड चेन फॉर्म के अंदर चलता है, जबकि हाइड्रा के अंदर क्या था, इंडिविजुअल था, अलग अलग जो चल रहा था। इसके अंदर चेन सिस्टम के अंदर चलता है और वहां से एक नया ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। ये था आपका बडिंग। बडिंग के बाद अपन बात करते हैं कुछ स्पोर की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कुछ यूनिट्स होती हैं जिसकी अपन बात करते हैं। फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं जूस्पोर। जूस्पोर है वो क्या है, जूस्पोर एक माइक्रोस्कोपिक, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, आपका एल्गी जो है ना, एल्गी के अंदर जो क्लेमाइडोमोनास एल्गी है उसके अंदर ये जो जूस्पोर्स होते हैं। अब ये जूस्पोर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जूस्पोरेंजियम, यानी ये जो स्ट्रक्चर एक मैंने बनाए ऐसे बहुत सारी मल्टीपल्स होते हैं इसके अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन जूस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। और इस जूस्पोरेंजियम में जूस्पोर्स होते हैं, यानी एक्चुअल में ये स्पोर्स होते हैं, ठीक।
ये स्पोर्स कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक, यानी स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती है। मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मीनिंग मूवमेंट कर सकते हैं। अब मूवमेंट किसकी वजह से करेंगे? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, वो क्या है? फ्लैजिला है। तो अपने लिखा है फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर फ्लैजिला होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। मोटाइल होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये क्या करते हैं? एक नए ऑर्गेनिज्म यानी एक नया क्लेमाइडोमोनास बना लेते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, यूनिट्स होती है। सेकंड यूनिट की अपन बात करें, कोनिडिया। कोनिडिया क्या होती है? ये भी माइक्रोस्कोपिक होती है, बट नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल है, इसका मतलब क्या होंगी? नॉन फ्लैजिलेटेड। भाई इसके अंदर क्या नहीं होगा? फ्लैजिला नहीं होगा इसके अंदर। कोनिडिया जो होती हैं वो फंगाई आपकी पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक फंगाई है। उस पेनिसिलियम के अंदर क्या बनते हैं? कोनिडियोफोर्स होते हैं, और कोनिडियोफोर्स के अंदर आपके ये कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होती है। डायग्राम्स आप एनसीईआरटी बुक के अंदर सब देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ये चीज़ अपने पढ़ी, जूस्पोर पढ़ा, अपने कोनिडिया पढ़ा। उसके बाद एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेम्यूल्स। जेम्यूल्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है? एक इस अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे उसके अंदर आती है, एक पिक्चर जैसी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर है, और इसके बाहर कुछ डिपोजिशंस होना स्टार्ट हो जाता है, एक थिक लेयर बन जाती है। थिक लेयर, ये थिक लेयर होती है, उसकी अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। इसके अंदर ये आर्कियोसाइट सेल्स होती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये यहाँ से रिलीज हो जाती हैं और एक नया ऑर्गेनिजम्स बना लेती हैं। जैसे एग्जांपल अपन बात करें तो आपका जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर जेम्यूल्स बनते हैं, यानी जेम्यूल्स क्या है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं जिसके थ्रू वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने नई कॉपीज बनाता है, नई प्रोजेनी बनाता है। एग्जाम्पल अपन ने देखा स्पॉन्ज का, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, अब अपन बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वी शुड नो फर्स्ट व्हाट इज वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का सिंपल मीनिंग क्या होता है? वेजिटेटिव मीन्स द पार्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स जो प्लांट का पार्ट है दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड फ्लावर, वो फ्लावर होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मीनिंग है द रिप्रोडक्शन विच इज टेक्स प्लेस बाय रूट, स्टेम एंड लीव्स, उसको अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रूट, स्टेम और लीव्स को लेकर के अपन एक जो नया प्लांट बनाएंगे वो भी क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होंगी, वो भी क्लोन होगा। दैट्स व्हाई योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस भी अपन इसको कहते हैं, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स को लेकर के अपन नए प्लांट्स बनाते हैं। क्लियर हो गया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। अब वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशंस हैं उसके अंदर अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस की यदि अपन बात करें तो उसमें अपन क्या करेंगे? रूट से, स्टेम से, लीव्स से ये मॉडिफाइड होंगी और अलग अलग फंक्शंस करेंगी। मेन फंक्शन अपन इसमें रिप्रोडक्शन वाला फंक्शन पड़ेंगे। रूट के अंदर अपन ये बात करें तो इसके अंदर आपका स्वीट पोटैटो आता है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो के अंदर रूट से अलग अलग रूट्स निकलती है और वहाँ से एक नया ऑर्गेनिजम्स बन जाता है, एक नया स्वीट पोटैटो बन जाता है। डिटेल में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो स्टेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर स्टेम के जो मॉडिफाइड जो स्टेम्स होते हैं उसकी अलग अलग फॉर्म्स दे रखी है और नाम दे रखे हैं, और कैसे कैसे नाम है उस चीज़ को अपन वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, सो अपन बात करते हैं स्टेम की। स्टेम के अंदर जो यूनिट्स होती है
जो वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स के तौर पे काम आती है और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करती है, उसके अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले रनर की। रनर जो है वो दूब ग्रास के अंदर आपको देखने को मिलता है। आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सारे यहीं पे मैंने लिखे हैं, यहाँ से आपको याद रखना है कि वो वेजिटेटिव प्रोपेगल्स यूनिट क्या होती है और वो कौन से प्लांट के अंदर होती है। ठीक है, तो रनर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपका जो शूट वाला पोर्शन जो बेस के पास होता है उसमें ही अंडरग्राउंड क्या होती है वो चलती रहती है ना, और वहां से स्टेम चलता रहता है, फिर वहां से क्या होता है उसमें सूट डेवलप हो जाती है, यहाँ से अलग हो जाते हैं और एक नया प्लांट बन जाता है। वो दूब ग्रास साइनाडोन डेक्टाइलन जो है उसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अपन शक्कर की बात करते हैं। शक्कर आपका मेंथा और मिंट के अंदर होता है। ठीक है, बल्ब की बात करते हैं तो गार्लिक और ऑनियन के अंदर बल्ब जैसी स्ट्रक्चर्स जो आपने देखी होगी वो आपको देखने को मिलेगी। राइजोम जो होते हैं वो जिंजर और जो बनाना है उसके अंदर आपको राइजोम स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी, जहां से नॉट से वहां से एडवेंटिशियस रूट्स वगैरह निकलेगी। ट्यूबर जो आई स्ट्रक्चर्स होती है वो पोटैटो के अंदर होती है ना, और पोटैटो का सिर्फ प्रोडक्शन इसी ट्यूबर से ही होता है क्योंकि इसमें सीड्स नहीं बनते हैं। बुलबिल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, बुलबिल अगेव। बुलबिल जो वेजिटेटिव प्रोपेगल्स यूनिट्स होती है वो अगेव के अंदर प्रेजेंट होती है, तो आपको अच्छे से याद रखना है अगेव बुलबिल, अगेन बुलबिल बुलबुल, राइट। ऑफसेट अपन देखने को मिलता है वाटर हाइसिंथिस के अंदर देखने को मिलता है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। और आपकी जो लीफ बड होती है वो ब्रायोफिलम के अंदर देखने को मिलती है। ये जो 1 से लेकर 7 तक जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं वो सारे की सारी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम वाला पोर्शन होता है। लेकिन आप लीफ बड की अपन बात करते हैं वो ब्रायोफिलम के अंदर होता है। ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है उसके अंदर जो मार्जिनल एरियाज होते हैं ना, वहां से क्या निकले, एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलती है। और इस पोर्शन को यदि अपन काट दें और हर एक जो पोर्शन होता है वो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, नया ब्रायोफिलम बना लेता है। ठीक है, ये अपन इसकी बात करते हैं। अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाटर हायसिंथ के बारे में। वाटर हायसिंथ इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। इसको अपन टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल? बिकॉज इट इज ए वीड एंड इट रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट। इतना फास्ट ये रिप्रोडक्शन करता है कि इसकी जो लेयर्स होती हैं वो पूरी की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेती है। अब बंगाल का टेरर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बे ऑफ बंगाल के अंदर ये इतना जल्दी से फैला है कि बहुत सारा एरिया उसने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। बोले ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन टेरर क्यों कह रहे हैं इसको? टेरर का मीनिंग भयंकर, आतंक इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है, वाटर बॉडी से ड्रेन करता है ऑक्सीजन को जब ड्रेन कर लेता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है, तो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वहां पे जितने भी जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, स्पेशली अपन बात करें जो फिशेज की बात करते हैं, तो फिशेज क्या होने लग जाती है, डाई होने लग जाती है, डेड होने लग जाती है, मरने लग जाती हैं। और इसी वजह से वाटर हायसिंथ या आपका जो टेरर ऑफ बंगाल है, इसको अपन टेरर ऑफ बंगाल वाटर हायसिंथ इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं वो किल होने लग जाते हैं, क्योंकि इसकी ड्रेन करने की जो पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और एसेक्सुअली मेथड से यानी ऑफसेट के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करता है और बहुत जल्दी ही ये फैल जाता है। अब इंडिया के अंदर इसको एक ब्यूटीफुल, इसका जो स्ट्रक्चर्स है इसकी जब अपन देखते हैं तो ब्यूटीफुल होता है, यानी देखने में अच्छा लगता है, इस वजह से ये इंडिया में आ गया। लेकिन आने के बाद में अपन को ये पता नहीं था कि इतना प्रॉब्लमेटिक अपने लिए हो जाएगा, तो फिर इसको इरोड करना, इसको हटाना भी बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो ऑफसेट जो है वो वाटर हायसिंथिस जो है वो ऑफसेट के थ्रू रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट आर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये सारी स्ट्रक्चर्स अपन इसको अंदर देखने को मिली। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।